नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, काठमांडू का मौसम बदला है, ठंडा कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की राजनीति सरगर्मी भी तेजी से बढ़ रही है और राजनीतिक हालात कुछ ज़्यादा ही बदल रहा है। मैं आज इसी पर चर्चा करूँगा। जेन-ज़ी आंदोलन कहाँ पर है, आखिर इसमें क्या हो रहा है, मैं इस संबंध में आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये सत्ता का नया प्रयोग, जेन-ज़ी आंदोलन और सूदन गुरुंग की वापसी। जैसा कि कुछ दिनों से चर्चा में था कि सूदन गुरुंग कहाँ चले गए हैं, आखिर सूदन गुरुंग मौन क्यों हो गए, और लोगों में काफ़ी यह चर्चा हो रही थी। और अचानक कल ही उनका प्रकट होना, यह लोगों में ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि आखिर क्या बात है जो कल उनका प्रकट हुआ है, उदय हुआ है। एक नया नाम, नया चेहरा और एक पुराना सवाल, क्या जेन-ज़ी आंदोलन अब सचमुच किडनैप हो गया है? क्या जेन-ज़ी आंदोलन सत्ता के नए खेल में फंस गया है? जी हाँ, तो इस पर जो अभी फेसबुक पर चल रहा है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेपाली में ब्रो सार्वजनिक रूपमा देख्नु भयो, यह वाक्य सोशल मीडिया पर धमाका बन गया। लोगों ने देखा लंबे कोट में, कंधे पर नेपाली झंडा और चेहरा सूदन गुरुंग का। ओ सूदन गुरुंग जो पिछले कई हफ्तों से गायब थे, अचानक मंच पर आए और उन्होंने कहा, हामी सबै एउटै झंडा मुनि छौं। यानी कि जितने जेन-ज़ी वाले हैं उनके लिए उन्होंने यह बात कही, हम सब एक ही झंडे के नीचे हैं। ये रहस्यमय मौन आखिर क्यों था? कई हफ्तों तक सूदन गुरुंग कोई राजनीतिक गतिविधि में नहीं देखे गए, सार्वजनिक गतिविधि से ही बाहर थे। न बयान, न लाइव, न कोई अपडेट उनका। कहा जाता है कि इसी दौरान राजधानी में कुछ बंद कमरों में उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन उनका प्रकट तब हुआ है जब सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्टर आए हैं, मिसिंग ब्रो कहाँ है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो प्रसाई साहब है उनका भी उस पर बहुत ही कड़ा प्रहार हुआ है, खास करके सूदन गुरुंग की नागरिकता को लेकर। गोरखा में जो नागरिकता लिया है, उन्होंने खुलकर दिखाया लोगों को कि 3 बार नागरिकता लिया गया है, नागरिकता मिटा हुआ है, इसका भी जवाब देना था उनको। तो कई रूप में वो जवाब दे रहे हैं। तो मैं बात करता हूं कि आखिर ये क्या बात चल रही थी बंद कमरों में। बंद कमरों में नए सत्ता वर्ग के निर्माण पर चर्चा चल रही थी। ऐसे वर्ग जो भ्रष्टाचार विरोध, सुशासन और नेपाली एकता के नारों के साथ पुरानी सत्ता को नए चेहरे में ढालना चाहते हैं। बस इसी पर बात चल रही थी और इसीलिए ये गायब भी थे। हालांकि उन्होंने कुछ खुला नहीं है, लोगों में यही अंदाजा लगाया जा रहा है। जेन-ज़ी में एक प्रकार से देखिए तो नेतृत्व की भी होड़बाजी चल रही है, काफ़ी होड़ है, कौन आगे तो कौन पीछे। जेन-ज़ी आंदोलन के भीतर अब एक नई प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, नेतृत्व की होड़। अब कौन बनेगा इस आंदोलन का चेहरा? सूदन गुरुंग का नाम आया, उसके बाद कई चेहरा सामने दिखने लगे। कौन ले जाएगा युवाओं को राजनीति को सत्ता में?
जेनजी आंदोलन आज कई खेमों में बटा हुआ है। किसी को संविधान संशोधन चाहिए, तो किसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिए, तो कोई कह रहा है जो यही सरकार पर्याप्त है, इसी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसे में कई नाम आ रहे हैं। सूदन गुरुंग के अलावा मिराज ढुंगाना, प्रवेश दहाल, रक्षा बम जैसे चेहरा अब अपने रास्ते तलाश रहे हैं। रक्षा बम ही एक ऐसी लड़की है जो कि जब इन्हें सेनापति से कहा गया बात करने के लिए और वहां पर कुछ अप्रिय जगह फील हुआ इसको, तो इसने बहिष्कार करके वापस आ गई वहां से। अब इसमें आइए, मिराज ढुंगाना ने नया दल बनाने की घोषणा की है, लेकिन उनका कहना है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली लागू नहीं होती। देखिए उनका आराम। इसी तरह प्रवेश दहाल का तर्क है कि अंतरिम सरकार खुद आंदोलन की देन है, तो संविधान संशोधन संसद के बिना भी हो सकता है। अब उनका इसी सरकार से सब कुछ करवाने का दावा है। वहीं रक्षा बम ने विनम्रता से स्वीकार की है कि हम राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हैं पर सीख रहे हैं। यहां तक कि बालेन शाह का नाम भी इस प्रतिस्पर्धा में जुड़ने लगा है। पार्टी नहीं, लेकिन पार्टी जैसी राजनीति शुरू हो चुकी है। सब एक झंडा की बात कर रहे हैं, पर हर कोई उस झंडे पर अपनी छाया, अपना प्रभाव देखना चाहते हैं। आइए बालेन शाह की भी कुछ बात करें। बालेन शाह और सूदन गुरुंग गठबंधन में कुछ खटपट भी दिखी। अब सवाल यह है कि जेनजी आंदोलन का असली चेहरा कौन है, सूदन गुरुंग या बालेन शाह या कोई और? यानी कि इसके पीछे हुए जो शक्ति है उसको ये लोग बाहर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। राजधानी में चर्चाएं हैं कि बालेन शाह और सूदन गुरुंग के बीच नेतृत्व की खटपट चल रही है। एक तरफ बालेन जो प्रशासनिक चेहरा है, दूसरी तरफ गुरुंग जो मैदान के नेता है। दोनों की विचारधारा मिलती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग दिखता है। राजनीति के गलियारों में यह सवाल तेजी से फैल रहा है, क्या गुरुंग की वापसी सिर्फ चेतावनी थी या किसी अंदरूनी सत्ता तैयारी का हिस्सा? काठमांडू महानगर प्रमुख बालेन शाह और सूदन गुरुंग दोनों ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट चेहरे माने जाते हैं। दोनों युवाओं का भाषा बोलते हैं और दोनों ही पुरानी पार्टियां पर तीखा प्रहार करते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या दोनों के बीच कोई रणनीतिक मतभेद उभरा है? स्रोतों के अनुसार कई बैठकों में कौन अगुवा बनेगा, यही मुद्दा विवाद का कारण बना है। कई युवा कहते हैं बालेन प्रशासनिक चेहरा है, सूदन आंदोलनकारी। दोनों की भूमिका स्पष्ट नहीं है और यही नेतृत्व संघर्ष धीरे धीरे सतह पर आ रहा है और जिसका कारण यह दिख रहा है और उसी के कारण कोई राजनीतिक स्पष्ट दृश्य नहीं दिख रहा है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे। राजधानी में इस समय जो माहौल है वो किसी आंदोलन से ज्यादा चुनावी तैयारी जैसा दिखता है। नए स्लोगन, नए चेहरे और सोशल मीडिया ब्रिगेड्स की सक्रियता बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या जनता फिर से नए चेहरे के नाम पर पुराना सिस्टम ही देखने जा रही है? जी हाँ, यह बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ की राजनीति पर।
और ये खास करके जेन जी का दिशा जो स्पष्ट नहीं है, उसका नेतृत्व जो बटा हुआ है, उसको लेकर जनता दुविधा में है। हालांकि इन्होंने ब्रो ने बाहर आकर कल अचानक आकर खुल्लम खुल्ला वहाँ भाषण देने लगे मैती देवी में, और उन्होंने कहा कि हम सभी एक झंडे के नीचे हैं। साहब, राष्ट्रीय झंडा, उसके नीचे तो पूरा नेपाल है, लेकिन वो चीज दिख नहीं रहा है। आप खुद बटे हुए दिख रहे हैं। सभी जितने 4-5 जेएनजी वाले हैं, वो कभी कोई चला जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, तो कभी कोई प्रधानमंत्री के यहाँ। प्रधानमंत्री भी इस मामले में स्पष्ट नहीं है। वो बार बार जेएनजी को लेकर जो जाता है उसके साथ 3-4 घंटे मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल चुनाव समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब जो कभी सामने और कभी गुप्त रूप से हो रहा है, ये चुनाव टाइमली करने का नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि अंतिम समय में जो 5 महीना बीतेगा, उसके बाद आकर फिर इसको बढ़ाया जाएगा, या फिर वही पुरानी स्थिति सिस्टम कायम होगी। अब चूंकि एक ये नेता, चाहे वो बालन हो चाहे गुरुंग हो, ये लोग भी जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो केवल प्रहारकारी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो केपी ओली पर हो चाहे प्रसाई पर हो, ये सब पर वही प्रहारकारी भाषा प्रयोग करते हैं। तो सवाल है जो ये टकराहट जो रहेगा वर्तमान में, तो इस टकराहट के कारण क्या चुनाव समय पर हो पाएगा? अब मैं बात फिर वही कर रहा हूं, ब्रो संस्कृति और नया राजनीतिक नैरेटिव। अब एक नया शब्द फैला है सोशल मीडिया के जरिए, ब्रो मतलब जेएनजी योद्धा, जो हर मुद्दे पर सिस्टम को चुनौती देता है। लेकिन धीरे धीरे यह ब्रो संस्कृति नेता भक्ति में बदलती जा रही है। ये लोग अभी लग रहा है जो जेएनजी का कोई भी नेता आ जाता है तो पुराने चेहरा भी, पुराने राजनीतिक भी जेएनजी के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहीं से गृह मंत्री से किसी को भेंट हो गई तो बस समझता है कि आज से मैं गृह मंत्री का आदमी हो गया, और उसका तारीफ करने लगते हैं। बस यही जो है मुद्दा पर सिस्टम को यह मुद्दा चुनौती देता है। लेकिन धीरे धीरे यह ब्रो संस्कृति नेता भक्ति में अब बदलती जा रही है। कल तक जो बा, दाई, भाऊजू, चेयरमैन का जयगान करते थे, आज वही ब्रो के भजन गा रहे हैं। नेपाल की संस्कृति में चेहरा बदला है, संरचना वही पुरानी है। सवाल यह नहीं है कि सुदन गुरुंग लौटे क्यों, सवाल यह है कि लौट कर वो क्या बदलना चाहते हैं। जी हाँ, यह बहुत बड़ी बात है। क्या जेएनजी आंदोलन सच में नए नेपाल की नींव रखेगा, या यह भी पुरानी सत्ता का नया प्रयोग बनकर रह जाएगा? जेएनजी के नाम पर नए सत्ता का प्रयोग हो रहा है। इनकी वापसी, जो सुदन गुरुंग की वापसी या उनकी चेतावनी सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं लगती है, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग की भूमिका जैसी दिखती है। एक ऐसा प्रयोग जो युवाओं की ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी नारे और राष्ट्रीय एकता की भाषा के साथ पुराने सत्ता ढांचे को नए चेहरे के साथ पुनर्जीवित कर सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या जेएनजी वास्तव में परिवर्तन की शक्ति बनेगी, या फिर पुरानी सत्ता का नया रूप बनकर उभरेगी? समय जल्द बताएगा। नेपाल की राजनीति फिर से एक मोड़ पर खड़ी है। मित्रों, आपके समक्ष मैं
ये जेएनजी के बारे में कुछ विश्लेषण रखा। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें। आप हमारा YouTube चैनल हिमालनी टीवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।